डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, हम लोग लेक्चर 2 में सेल की चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया, मेन पार्ट ऑफ सेल ह्यूमन सेल के बारे में बताया, टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स के बारे में बताया, उनके फंक्शंस के बारे में बताया और एक फिगर भी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया सेल का कि सेल कैसा होता है और उनके ऑर्गेनेल्स की चर्चा की। आज हम उसके अब स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट को डीप में पढ़ने का, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो उसकी बातें हम करते हैं। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन का एक मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं। अभी तो आपने वो जो फिगर देखा था उसमें सबसे ऊपरी लेयर जो थी वो सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देता है, आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान दे दो। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है पूरा स्ट्रक्चर। इसमें देखो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ये गोल से ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन है। क्या नाम है इनका, कार्बोहाइड्रेट के शुगर चेन है। ग्लाइकोप्रोटीन है, इस पे देखो ऐसे ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ठीक। उसके बाद देखो ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन है, इसी में रिसेप्टर प्रोटीन है। उसके बाद इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अंदर जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। नाम याद रखना और स्ट्रक्चर को याद रखो, बाकी मैं अभी तुमको समझाऊंगा। पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और यहाँ पे देखो आप हाइड्रोफोबिक टेल है और इसी पे ऊपर देखो हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वो वाटर से हेड करता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक टेल और ऊपर क्या है, हाइड्रोफिलिक टेल। कोलेस्ट्रॉल है और फास्फोलिपिड की बाई लेयरिंग है। देखो ये 2 लेयरिंग है, 1 2, ठीक है, ये 2 लेयर में है, ठीक। तो ये देखो हाइड्रोफिलिक हेड, ये जो आपको दिख रहे हैं वो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं यहाँ पे और नीचे हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। इस तरह का कुछ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये इम्पॉर्टेंट और भी ज़्यादा तब हो जाएगा जब आपको मैं ड्रग की रिसेप्टर फार्माकोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे जिस पे ड्रग जाके बाइंड करता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बस याद रखना, उस समय वो बहुत काम आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब आप स्ट्रक्चर देख लिए, तो अब थोड़ा सा एक चीज़ और, इसके ऊपर देखो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे मैंने बताया था, ये ऊपरी लेयर जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो सेल मेम्ब्रेन पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन, पतला, फ्लैक्सिबल बैरियर। फ्लैक्सिबल मतलब समझ रहे हो ना, फ्लैक्सिबल, ठीक है, बैरियर होता है, रोकता है, दैट सराउंड द सेल। सेल के सराउंड में ये होता है, फ्लैक्सिबल होता है, पतला होता है, थिन होता है और ये बैरियर का काम करता है। बैरियर समझ रहे हो ना, गाड़ी को रोकने वाला जो बैरियर लगाते हैं इसी तरह का कुछ ऐसा ये भी काम करता है। इट सेपरेट द इनसाइड द सेल। ये क्या करता है, सेल के अंदर चीज़ों को सेपरेट रखता है, बचा के रखता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स, किसको, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड होता है उसको बचा के रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको भी बचाने का काम करता है। फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट से। ये है सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि फास्फोलिपिड की बाई लेयरिंग होती है। तो 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। क्या कह रहा है, ये देखो पिक्चर में आ जाओ। 2 फास्फोलिपिड की बाई लेयरिंग है और इस पर क्या है, ये देखो हाइड्रोफिलिक हेड है और नीचे क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है। इसी बात को ये कहने की कोशिश कर रहा है। प्रोटीन इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, दे एक्ट एज ट्रांसपोर्ट चैनल। प्रोटीन जो है इसमें इम्बेडेड, अभी दिखाऊंगा कैसे इम्बेडेड है, मतलब उसमें धंसा हुआ है। जैसे कि जैम देखते हो ना, ब्रेड में एक जैम होते हैं, ऐसे ऐसे उसमें धंसे रहते हैं, उसी तरह से ये धंसा होता है। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है। ट्रांसपोर्ट चैनल समझ रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है, और एंजाइम्स का काम करता है। रिसेप्टर बेसिकली क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। रिसेप्टर जब ड्रग आके रिसेप्टर से बाइंड करती है, क्योंकि देखो हर दवाएं अपना अपना काम करती हैं। बुखार की दवा बुखार कम करेगी, दर्द की दवा दर्द कम करेगी, है ना। अलग अलग दवाओं का, डायबिटिक की दवा है तो वो डायबिटिक पे काम करेगी, हार्ट की दवा हार्ट पे काम करेगी। कैसे हो पाता है, विथ हेल्प ऑफ रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर उसको आइडेंटिफाई कर पाता है कि यहीं पे जाके काम करवाना है।
ठीक है, तो ये हम लोग को काम आएगा ड्रग के बारे में जब पढ़ें। कोलेस्ट्रॉल क्या है, अब देखो प्रोटीन देखो एम्बेडेड है ना इसमें, धसा हुआ जैसे ब्रेड में, उसी तरह से। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मेंटेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसकी फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी दोनों को मेंटेन करता है, मतलब उसको नरम रखता है, ठीक है, और स्टेबल बनाए रखता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, अटैच टू प्रोटीन एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड से अटैच्ड होता है, इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है, अच्छा इनको भेजना है, इनको नहीं भेजना है, ठीक है, ये, और कम्युनिकेट करने में भी ये कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है। फंक्शन की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, सेलेक्टिव परमिबिलिटी देता है, कम्युनिकेशन करता है। कैसा सेलेक्टिव परमिबिलिटी, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देता है, ठीक है ना, तो ये परमिबिलिटी देता है। परमिबिलिटी मतलब एक झिल्ली होती है जो डिसाइड करती है ये चीज़ आएगी और ये चीज़ अंदर नहीं आएगी, तो ये काम यही करता है। प्रोटेक्शन मतलब बैरियर देता है, प्रोटेक्ट करता है, और कम्युनिकेशन मतलब रिसेप्टर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, जैसे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर एज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। सपोर्ट एंड शेप, उसको सपोर्ट भी करता है और शेप भी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्स को, और सेल रिकॉग्नाइजेशन का भी काम करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। आप नोट्स लेके आराम से पढ़ लेना। तो इतनी सी बात हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़नी है। दूसरी चीज़ आपको ये स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से कॉपी पे बना लेना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की जाती है। इसके बारे में बात करते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड। अगर आप इंटरमीडिएट में सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की चर्चा की जाती है, और ये एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि क्या करता है, डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका बिहेवियर कैसे होता है, ये दोनों बातें कौन बनाता है, लिविंग सेल का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट वाज प्रपोज्ड इन 1972 बाय एस.जे. सिंगर एंड गर्थ निकोलसन, ठीक है, रिवोल्यूशनाइजिंग हाउ साइंटिस्ट अंडरस्टूड द सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने बताया कि आप सेल मेम्ब्रेन को कैसे समझ सकते हो 1972 में, और ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी थ्योरी को दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब इसकी चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताया इसमें। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कि ये फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक लेयर होता है इनका, डिफरेंट मॉलिक्यूल दैट मूव अराउंड विद इन इट लाइक ए म्यूजिक इन मोशन, ठीक है, म्यूजिक इन मोशन मॉडल में जो है ये होता है। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। ये देखो कुछ इस तरह का है ना, जैसे कि वहाँ पे बना हुआ था सेम वैसे ही इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिया है। देखो ये हेड, ये टेल, ये बाईफॉस्फोलिपिड, इंटीग्रल प्रोटीन, वाटर, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर, पेरिफेरल प्रोटीन, ऐसे धसे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर को पूरी एक्सप्लेनेशन दिया था वो बेसिकली हमारे जो है वो साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसमें देखो, इसमें बताया गया है कि फास्फोलिपिड की बाइलेयरिंग होती है, हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है इस मॉडल में जो है ये मोशन फॉर्म में उसमें अपना होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें बताई गई, इसी को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात हम लोग करेंगे साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सबस्टेंस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जेली लाइक सबस्टेंस होता है, ठीक है, इनसाइड द सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये स्टार्टिंग फेज के सेल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी इसके अंतर्गत आते हैं, और यूकैरियोटिक हम सब प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक के ही अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ें साइटोप्लाज्म देखा जाता है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग सेल का स्ट्रक्चर बनाने में और सपोर्ट वेरियस सेलुलर प्रोसेस, बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में साइटोप्लाज्म का यूज किया जाता है। कुछ की कंपोनेंट की बात करें साइटोप्लाज्म में, देखो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है साइटोसॉल। साइटोसॉल क्या होता है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, साइटोसॉल होता है। कंपोज मेनली ऑफ किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पानी, साल्ट मतलब नमक, और प्रोटीन। ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स आप, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं।
इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग सब्सटेंस लाइक कुछ पिगमेंट भी पाए जाते हैं उसमें, ग्लाइकोजन्स भी पाए जाते हैं, लिपिड के ड्रॉपलेट्स स्टोर टेम्परेली इन द साइटोप्लाज्म, तो कुछ इंक्लूजन्स भी होते हैं। फंक्शन की बात करें, साइटोप्लाज्म क्या करता है, देखो सारी चीज़ों का, सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है और फंक्शन क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसी तरह साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या करता है, साइटोप्लाज्म सपोर्ट एंड सस्पेंड करता है ऑर्गेनेल्स का, जैसे पानी में आप आराम से हर जगह जो है तैर सकते हो, तो इसी प्रकार से जितने ऑर्गेनल्स होते हैं उसी फ्लूइड में अपना सस्पेंडेड होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है कौन, साइटोप्लाज्म। न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का विद इन द सेल, सेल के अंदर। साइट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन सच एज ग्लाइकोलिसिस, जो आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है, जो बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में होती है। ये बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। हेल्प्स मेंटेन सेल सेफ, जो सेल का सेफ होता है, जैसे आपके अंदर से अगर पानी निकाल दिया जाए तो आप कैसे होगे, सूख जाओगे। उसी प्रकार से सेल के अंदर से अगर जैसे किशमिश होता है ना, पानी निकाल दो, किशमिश बन गया, पानी डाल दो, अंगूर, ठीक है, उस तरह से कुछ हालत हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेम्ब्रेन से बना हुआ, है ना, बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। फाउंड इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दे ऑफ्टन रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बिकॉज दे प्राइमरी साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एंड प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन अगर आपके शरीर में होता है तो कहाँ होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी के थ्रू एटीपी का जनरेशन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें, अभी आपको आगे देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको इस तरह से कुछ फिगर दिखाई देगा, देख रहे हो कैसे, ये क्रिस्टी, ये इस तरह से ऐसे ऐसे जो गैप होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, अंदर भी मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसमें पाए जाते हैं, इसमें कुछ मैट्रिक्स होते हैं, है ना। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इसमें कुछ स्पेस होते हैं जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इनमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स दैट मेट केमिकल एनर्जी बाई एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। दो प्रकार के रिस्पायरेशन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है, ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है फिर भी होता है। तो ये लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में सेल रिस्पायरेशन में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग वो चीज़ें ध्यान दे देना, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, अब देखो यही चीज़ें जो मैंने वहाँ देखा है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो आप नोट से पढ़ लेना। आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, और फिगर बना के बस इतनी बातें लिख दोगे, इतनी चीज़ें नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ, ये ध्यान देना, जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो द इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर, जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है हाईली फोल्डेड होता है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। जब कोई चीज़ मोड़ के ऐसे रखी जाएगी तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। दूसरी बात जो मैट्रिक्स में दे रहा है कि इट इज़ वेयर द क्रेब्स साइकिल पार्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन ऑकर, ठीक है। क्या बता रहा है ये कि जेल लाइक सबस्टेंसेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जेल लाइक चीज़ें होती हैं, और उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। जब क्रेब्स साइकिल का नाम लूँगा तो आपके दिमाग में फटक से आना चाहिए, इसकी क्रेब्स साइकिल की बात आनी चाहिए कि सर ने माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल का नाम लिया था। तो सेलुलर रिस्पायरेशन और ये सारी चीज़ें जब पढ़ोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारी बातें आपको याद आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद बात करें क्या क्या फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो एटीपी का प्रोडक्शन। एटीपी क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जब बनती है आपके शरीर में तो वो एटीपी के फॉर्म में बनती है, वही एटीपी हम खर्च करते हैं, तो उसी के बारे में दिया है। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स दिया है, जैसे इसको सुन लो, ये नाम बस तुमको याद रहेगा ना कि हाँ सेल में सर ने ये नाम लिया था, तो ये तुम्हें बायोकेमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मोस्ट ऑफ सेल्स एटीपी, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी है। मैंने पैसे की बात की थी ना, जैसे रुपया होता है, सेम वही चीज़। थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, किसके द्वारा ये बनता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये शब्द आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है।
बायोकेमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें तुमको ये पूरी बातें समझ में आएगी, ये नाम बस याद रखना, वहाँ पे ये प्रोसेस तुमको समझ में आएगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अंदर की मेम्ब्रेन में ये चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीज़ें आप, ये एक फेज होता है, उनके नाम दिए गए हैं, ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो यहाँ आप बस केवल ये जानो कि ये प्रोसेस इस जगह पे होता है, और जब वहाँ पढ़ना तो आप इससे कोरिलेट कर पाना। दूसरा चीज़ रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। एक होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपको ये पार्ट बस याद होना चाहिए यहाँ पे कि सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हमने कहाँ पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया में सुना था। तो वहाँ से जब आप पढ़ के आओगे तब इसको देखोगे, तब ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। कैल्शियम स्टोरेज, ठीक है, वो भी यहीं पे होता है। एपोप्टोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया प्ले अ रोल इन प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, अब देखो प्रोग्राम सेल मतलब क्या दे रहा है कि दे रिलीज सर्टेन फैक्टर कैन ट्रिगर सेल डेथ व्हेन नेसेसरी। देखो प्रोग्राम मतलब ये क्या होता है, जब किसी को तुम प्रोग्राम करके मारते हो, डिसाइड करके मारते हो, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। तो इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। बाकी आपकी जो खराब हो जाती है उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, तो वो अलग है। यहाँ पे कभी भी एपोप्टोसिस की बात की जाएगी तो आप प्रोग्राम शब्द लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हीट प्रोडक्शन में भी काम करता है। थर्मोजेनेसिस इसके लिए शब्द दिया गया है। ठीक है, तो ये भी काम हमारे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो यहाँ तक की बातें हम लोग इस लेक्चर में रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोल्गी एपरेटस की, जो कि क्या करता है? यूकैरियोटिक में पैकेजिंग करता है, सॉर्टिंग करता है एंड प्रोसेसिंग करता है। तो गोल्गी एपरेटस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो गोल्गी एपरेटस और फिर उसके बाद वाले चीज़ों को हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सेल का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. Best of luck for the next classes. Thank you very much.